दोस्ती वह इमारत है जो विश्वास की नींव पर खड़ी होती है। यह नदी के किनारों को जोड़ने वाला वह पुल है जिसमें यह मायने नहीं रखता कि किनारे स्त्री हैं या पुरुष। व्हाट्सएप पर आया मैसेज प्रेरणा ने जरा ऊंचे स्वर में पति सोमेश को सुनाते हुए पढ़ा। एक स्त्री और पुरुष आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना को शराफत का खोल पहनाने की गंदी मानसिकता से ज़्यादा कुछ नहीं। सुनते ही हमेशा की तरह सोमेश उस दिन भी बिदक गया। प्रेरणा का मुंह उतर गया। उसने फ़ोन चार्जर में लगाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। प्रेरणा और सोमेश की शादी को 5 वर्ष होने को आए थे। यूँ तो दोनों के बीच खास मतभेद नहीं थे, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच संबंधों को लेकर सोमेश के ख्यालात आज भी सामंती युग वाले ही थे। जब भी प्रेरणा स्त्री पुरुष के बीच खालिस दोस्ती की पैरवी करती, सोमेश इसी तरह भड़क जाता था। दोनों अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। सुबह का वक्त दोनों के लिए ही भागम भाग वाला होता था और शाम को घर लौटने में अक्सर दोनों को ही रात हो जाती थी। सप्ताह के अंत पर जरूर उन्हें कुछ लम्हे फुर्सत के मिलते, लेकिन वे भी सप्ताह भर के छूटे हुए कामों की भेंट चढ़ जाते। ऐसे में सोमेश को तो कोई खास परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह तो शुरू से ही अंतर्मुखी स्वभाव का रहा है। लेकिन मनमीत के अभाव में प्रेरणा अपने मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए तड़प उठती थी। प्रेरणा को हमेशा एक ऐसे पुरुष मित्र की तलाश थी जो दिल के बेहद करीब हो, जिससे हर राज शेयर किया जा सके, हर मुश्किल वक्त में सलाह ली जा सके, जिसके साथ बिंदास खिलखिलाया जा सके और दुख की घड़ी में जिसके कंधे पर सिर टिकाकर रोया भी जा सके। ऐसे दोस्त की कल्पना जब प्रेरणा सोमेश के साथ साझा करती थी तो वह आग बबूला हो उठता था। पति है ना, सुख दुख में साथ निभाने के लिए फिर अलग से पुरुष की क्या ज़रूरत हो सकती है। और फिर मित्र भी हो तो कोई स्त्री क्यों नहीं, माँ या बहन से अच्छी कोई सहेली नहीं हो सकती, कहकर सोमेश उसे चुप करा दिया करता। पति कभी दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रेम में अधिकार की भावना होती है, पत्नी को लेकर स्वामित्व का भाव होता है, और स्त्री उसमें तो स्वाभाविक ईर्ष्या होती ही है, फिर चाहे बहन ही क्यों न हो। रही बात माँ की, तो उनकी बातें तो हमेशा नैतिकता का जामा पहने होती हैं। वे दिल की नहीं दिमाग की बातें करती हैं। मुझे ऐसा मित्र चाहिए जिसके साथ बंधन में भी आज़ादी का एहसास हो। प्रेरणा लाख कोशिश करके भी सोमेश को समझा नहीं सकती थी कि किसी भी महिला के लिए पुरुष मित्र शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक ज़रूरत है। इन्हीं दिनों रवीश ने प्रेरणा की ज़िंदगी में दस्तक दी। मार्केटिंग विभाग में ट्रेनी के रूप में ज्वाइन करने वाला रवीश दिखने में जितना आकर्षक था, व्यवहार में भी उतना ही शालीन और हंसमुख था। उसे देख प्रेरणा को लगता जैसे वह अपने आधे संवाद तो अपनी आंखों और मुस्कुराहट से ही कर लेता है। धीरे धीरे रवीश पूरे ऑफिस का चहेता बन गया था, और फिर कब वह प्रेरणा के दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगा था, खुद प्रेरणा भी कहाँ जान पाई थी। हाँ, रवीश की इस हिमाकत पर उसे आश्चर्य अवश्य हुआ था। सोमेश के स्वभाव से भली भांति परिचित प्रेरणा ने रवीश के लिए अपने दिल का दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया था, लेकिन रवीश कोई फूल नहीं था जिसे रोका जा सके। वह तो खुशबू था, और खुशबू कभी रोकने से रुकी है भला। और फिर शुरुआत हुई स्त्री पुरुष के बीच उस खालिस दोस्ती के रिश्ते की, जिसे जीने के लिए प्रेरणा ने न जाने कितनी बार अपने मन को मारा था, जिसके कोमल एहसास को महसूस करने के लिए न जाने कितनी ही बार सोमेश के तानों से अपने आप को छलनी किया था। प्रेरणा अपने जीवन की किताब के अनछुए पन्ने को पढ़ने लगी। कितना सुंदर था यह बंद पन्ना, इंद्रधनुषी रंगों में ढला, खुशबुओं से तरबतर, पंखों से हल्का, सूर्य की किरण सा सुनहरा, बर्फ सा शीतल और मिश्री सा मीठा। रवीश का साथ जैसे पिता का वात्सल्य, माँ की ममता, भाई का प्रेम, बहन सा स्नेह और प्रेमी सा नाज उठाने वाला। प्रेम का हर रूप उसमें समाया था। नहीं था तो बस एकाधिकार का भाव, आधिपत्य की भावना। प्रेरणा रवीश की आदी होने लगी थी। उससे बात किए बिना तो उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर काम में रवीश की सलाह प्रेरणा के लिए ज़रूरी हो जाती थी। वह रवीश के साथ फिल्मों से लेकर खेल, सामाजिक से लेकर राजनीति और व्यक्तिगत से लेकर सार्वजनिक तक हर विषय पर खुलकर बात करती थी।
उनके बीच स्त्री और पुरुष होने का भेद कहीं दिखाई नहीं देता था। अब वे मात्र दो इंसान थे जो एक पवित्र रिश्ते को जी रहे थे। जब दोनों फोन पर होते थे तो मिनट कब घंटों में बदल जाते थे, दोनों को ही खबर नहीं होती थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान अनवरत होता था, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा में बंधे होते थे। उनकी बातचीत या संदेशों में अश्लीलता का अंश मात्र भी नहीं होता था। बेशक यह मित्रता पूरी तरह दो इंसानों के बीच थी, लेकिन सोमेश का स्वभाव भला प्रेरणा कैसे भूल सकती थी। कहा जाता है कि सभ्य कहलाने के लिए व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है, मगर अपने मूल स्वभाव को बदलना उसके लिए संभव नहीं। सोमेश के बारे में सोचते ही रवीश की दोस्ती को खोने का डर प्रेरणा को सताने लगता था। इसीलिए वह अब तक रवीश के साथ अपनी दोस्ती को सोमेश से छिपाए हुए थी। रात देर तक लैपटॉप पर काम निपटाती प्रेरणा की आंख सुबह देर से खुली। फटाफट चाय नाश्ता और दोनों का टिफिन पैक करके वह भागती सी बाथरूम में घुस गई। फिर किसी तरह 2 ब्रेड पीस चाय के साथ निगलकर अपना पर्स संभालने लगी। उफ, कहीं देर न हो जाए। हड़बड़ाती प्रेरणा सोमेश को बाय कहती हुई घर से निकल गई। सोमेश आज थोड़ी देर से ऑफिस जाने वाला था, इसलिए आराम से नाश्ता कर रहा था। मोड़ पर ही ऑटो मिल गया तो प्रेरणा ने राहत की सांस ली। फिर बोली, भैया जरा तेज चलाओ ना, मेरी ट्रेन न मिस हो जाए। मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर टाइम पर ऑफिस न पहुंची तो बॉस बहुत नाराज होंगे। पता नहीं प्रेरणा ऑटो वाले से कह रही थी या अपने आप से, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनकर ऑटो वाले ने स्पीड जरा बढ़ा दी। मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही उसे ट्रेन मिल गई और उसमें सीट भी। तसल्ली से बैठते ही प्रेरणा को रवीश की याद आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला। पूरा पर्स खंगाल लिया, मगर मोबाइल हाथ में नहीं आया। अपनी तसल्ली के लिए उसने एक बार फिर से पर्स को अच्छी तरह खंगाला, मगर मोबाइल उसमें होता तो उसे मिलता ना। उफ, यह क्या हो गया। मोबाइल तो चार्जर में लगा हुआ ही छोड़ आई। इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकती हूँ। यह सोचकर प्रेरणा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब क्या करूँ। यदि सोमेश ने उत्सुकतावश मेरा फ़ोन चेक कर लिया तो, रवीश के मैसेज पढ़ लिए तो क्या। यह तो मानव स्वभाव है कि हर छिपी हुई चीज़ उसे आकर्षित करती है। सोमेश भी अवश्य उसका मोबाइल चेक करेगा। काश उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक करने का पैटर्न सोमेश से साझा न किया होता। क्या करूं? क्या वापस जाकर अपना फ़ोन लेकर आऊं? लेकिन अब तक तो उसने फ़ोन देख ही लिया होगा। यदि उसने रवीश के मैसेज पढ़ लिए होंगे तो वह उसका सामना कैसे कर पाएगी। प्रेरणा कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। हार कर उसने आने वाली स्थिति को वक्त के हवाले कर दिया और खुद को उसका सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। रवीश भी टूर पर गया है, वह अवश्य उसे फ़ोन करेगा। बस फटाफट ऑफिस पहुंचकर उसे मोबाइल भूलने की सूचना दे दूं, ताकि वह कॉल न करे। प्रेरणा का दिमाग बिजली सी तेज गति से दौड़ रहा था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। यदि उसकी निजता का सम्मान करते हुए सोमेश ने उसका मोबाइल चेक नहीं किया होगा, तब तो कोई फिक्र ही नहीं। और यदि उसने मोबाइल चेक भी कर लिया और रवीश को लेकर सवाल जवाब किए, तो उसे हिम्मत दिखानी होगी। वह रवीश के साथ अपनी दोस्ती कबूल कर लेगी, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन रवीश का साथ नहीं छोड़ेगी। प्रेरणा ने मन ही मन निश्चय कर लिया था। अब वह काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। लाख हिम्मत बनाए रखने के बावजूद घर में पसरे अंधेरे ने प्रेरणा के हौसले पस्त कर दिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कब से चल रहा है ये सब। उस 2 टके के इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह के व्यक्तिगत मैसेज भेजने की। ज़रूर तुमने ही उसे बढ़ावा दिया होगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष कैसे दिया जा सकता है। सोमेश के स्वर में क्षोभ, नफरत, गुस्से और निराशा के मिले जुले भाव थे। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस पर तुम उंगली उठा रहे हो। रवि सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरा दोस्त। लेकिन छोड़ो, दोस्ती के मायने तुम नहीं समझोगे। प्रेरणा ने बहस को विराम देने की मंशा से कहा। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा इतनी आसानी से कहाँ सुलझ सकता है।
प्रेरणा की स्वीकारोक्ति ने आग में घी का काम किया। सोमेश के पुरुषोचित अहम को ठेस लगी। वह लगातार जहर उगलता रहा और प्रेरणा उसे अपने भीतर उतारती रही। दोनों के बीच एक शून्य पसर गया। उस रात खाना नहीं बना। इस घटना के बाद हालांकि सोमेश ने उससे अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन प्रेरणा ने खुद को खुद में समेट लिया। वह जितनी देर घर में सोमेश के साथ रहती, एक मशीन की तरह अपने सारे काम निपटाती। खाना पीना हो या पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना हो या किसी से मिलना जुलना, बस चुपचाप अपने हिस्से के कर्तव्य निभाती रहती। हर सुबह वह घर से ऑफिस के लिए इस तरह निकलती मानो कोई पंछी कैद से छूटकर खुले आकाश में आया हो, और शाम को घर वापस लौटते ही फिर से कछुए की तरह अपने आप में सिमट जाती। सोमेश के साथ रिश्ते में ठंडापन आने से प्रेरणा के मन की घुटन और भी अधिक बढ़ने लगी थी। उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता था जिसे अभिव्यक्त की चाह होती। उसे बहुत बेचैनी होती थी जब वह ये सब रवीश के साथ बांटना चाहती और रवीश उपलब्ध नहीं होता। वह रवीश की मजबूरी समझती थी। आखिर उसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन दिल का क्या करे? उसे तो हर समय एक साथी चाहिए जो बिना किसी शर्त के उसे उपलब्ध हो। कई बार सोमेश की तरफ भी हाथ बढ़े, लेकिन हर बार स्वाभिमान पांवों में बेड़ियां डाल देता। रवीश और सोमेश के बीच झूलती प्रेरणा की निराशा अवसाद में बदलती जा रही थी। देर रात तक जागती प्रेरणा आज सुबह उठी तो सिर में भारीपन था। उठने की कोशिश में गिर पड़ी। सोमेश लपक कर पास आया, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर रुक गया। प्रेरणा ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कामयाब नहीं हुई। तो उसने निरीहता से सोमेश की तरफ देखा। सोमेश ने बिना एक पल गंवाए उसे बाहों में थाम लिया। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। सोमेश की फिक्र उसे अच्छी लगी। काश इस वक्त रवीश मेरे पास होता, यह सोचकर प्रेरणा ने आह भरी। अब तक सोमेश उसके लिए उसकी मनपसंद गरम गरम अदरक वाली चाय बना लाया था। प्रेरणा ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। सोमेश ने फ़ोन कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे आवश्यक दवा और आराम करने की सलाह दी। सोमेश ने प्रेरणा के ऑफिस फ़ोन कर उसके लिए 1 सप्ताह की छुट्टी मांग ली और खुद भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। सोमेश प्रेरणा का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था, लेकिन प्रेरणा को रह रहकर रवीश की अनुपस्थिति अखर रही थी। उसका ध्यान बार बार अपने मोबाइल की तरफ जा रहा था। उसे रवीश के फ़ोन का इंतज़ार था। फिर सोचने लगी कि शायद रवीश सोच रहा हो कि सोमेश उसके पास है, इसलिए फ़ोन नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज तो कर ही सकता है। प्रेरणा बार बार मोबाइल चेक करती और हर बार उसकी निराशा कुछ और बढ़ जाती। दोपहर होते होते उसे रवीश की बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा कि क्या उनका रिश्ता इतना कमज़ोर है। जब हमारा रिश्ता पाक साफ है तो फिर यह डर कैसा? ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जो ज़रूरत पड़ने पर साथ न निभा सके? तो क्या उनका रिश्ता सिर्फ सतही था? उसमें कोई गहराई नहीं थी? क्या यह सिर्फ टाइम पास था? प्रेरणा ऐसे अनेक प्रश्नों के जाल में उलझकर कसमसा उठी। फिर अचानक उसके सोचने की दिशा बदल गई कि सोमेश जब साथ होता है तो वह कितने आत्मविश्वास से भरी होती है, जबकि रवीश के साथ खालिस दोस्ती का रिश्ता होते हुए भी एक अनजाना डर मन को घेरे रहता है कि कहीं कोई देख न ले, किस किस को सफाई देती रहेगी। सोमेश उसकी हर ज़रूरत के समय साथ खड़ा रहता, जबकि रवीश चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता। आखिर सामाजिक मजबूरियां भी एक तरह का बंधन ही तो हैं। फिर प्रेरणा अनजाने ही दोनों के साथ अपने रिश्ते की तुलना करने लगी। हर बार उसे सोमेश का पलड़ा ही भारी पड़ा। अब सोचने लगी कि रवीश उसकी मानसिक ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ उसके रिश्ते को सामाजिक मान्यता नहीं मिल सकती। तो क्या वह रवीश से रिश्ता खत्म कर ले? क्या अपने मन की हत्या कर दे? फिर जिएगी कैसे? प्रेरणा का मानसिक द्वंद्व खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सोमेश कमरे में आया। पूछा, कैसा लग रहा है अब? सूप बना कर लाया हूँ, गरम गरम पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर उसे सहारा देकर उठाया। प्रेरणा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। कहीं कोई छल कपट या दिखावा नहीं था।
खुद के लिए परवाह और प्यार देखकर वह पुलक उठी, लेकिन इस परवाह के पीछे से अब भी स्वामित्व का भाव झलक रहा था। मुझे स्वीकार है तुम्हारा प्रेम, रवीश से उतना ही रिश्ता रखूंगी जितना हम दोनों के बीच की झिर्री को भरने के लिए पर्याप्त हो। हमारा रिश्ता शाश्वत सत्य है, लेकिन हर एक रिश्ता जरूरी होता है, दोस्ती का भी। इस रिश्ते में तुम्हारे अधिकारों का अतिक्रमण कभी नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। तुम भी मुझे समझने की कोशिश करोगे ना? मन ही मन निश्चय करते हुए प्रेरणा ने सोमेश के कंधे पर सिर टिका लिया। मैंने शायद प्रेम के बंधन जरा ज़्यादा ही कस लिए थे, तुम घुटने लगी थी। मैं अपने पास को ढीला करता हूँ, मुझे माफ़ कर सकोगी ना? कहकर सोमेश ने उसे बाहों में कस लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।